जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुरु। तो पिछली केमिस्ट्री की वीडियो में हमने समझा था कि जो हमारा मैटर होता है वह आखिर होता क्या है, और जो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस फॉर्म जो होती है वह किस तरीके से मास, शेप और वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करती है, उस चीज़ के बारे में हमने समझा था। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो हमारा मैटर है वो स्टेट तो चेंज कर रहा है, तो वह किस तरीके से चेंज कर रहा है, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, आज हम उस बारे में समझेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आशा करता हूँ आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा मैटर है उसकी जो हमने स्टेट है, स्टेट को चेंज करना है, तो वो किस तरीके से चेंज होगी आज हम उस बारे में समझेंगे। तो हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। आइस का एग्जांपल लें। आइस क्या है, हमारा एक सॉलिड पार्टिकल है। तो सॉलिड पार्टिकल को अगर हमने वाटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, जो आपका बर्फ़ होगा उसको हीट करेंगे ना, उसको इतने टेम्परेचर तक हीट करेंगे वह वाटर तक लिक्विड बन जाए। और फिर मान लो अगर हमने वाटर को ही आइस में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, आप सब बोलेंगे कि हम तो फ्रीज में डालेंगे। तो वही चीज़ है, हम वाटर को अगर हमने सॉलिड में चेंज करना है तो हम उसको फ्रीजिंग करेंगे। तो वैसे ही जो हमने लिक्विड बनाया, तो लिक्विड को हमने अगर वेपर पोजीशन में बनाना है तो हम क्या करेंगे, वाटर पे और ज़्यादा टेम्परेचर पे उसको हीट करेंगे। हीट करने से क्या होगा कि जो उसके मॉलिक्यूल होंगे दूर दूर भागना स्टार्ट कर जाएंगे और वो वेपर स्टेट में चेंज हो जाएंगे। अगर हमने वेपर स्टेट को लिक्विड स्टेट में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, उसको उसका टेम्परेचर को कम करेंगे, मतलब कूल डाउन करेंगे। जो अब मान लो वाइस को हमने वेपर में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, डबल बार उसको हीट करेंगे तो वो वेपर में चला जाएगा। अब ये जो हमने सारे प्रोसेस बताए ये तो हमारे सरल भाषा में थे। तो अब हम समझेंगे इसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। अगर हमने इसका आंसर करना है तो हम किस तरीके से आंसर करेंगे। तो अब हम समझेंगे इस फ्लो चार्ट से। जो हमने सॉलिड से लिक्विड को हमने चेंज करना है तो हम बोलेंगे कि जो सॉलिड होगा उसको अगर मेल्ट करेंगे तो वो लिक्विड पोजीशन में चला जाएगा। और मान लो अगर हमने लिक्विड में गैस में चेंज करना है तो हम बोलेंगे जो ये प्रोसेस रहेगा वो रहेगा इवेपोरेशन का। और साथ में जो जो हमारी गैस है उसको हमने सॉलिड में चेंज करना है तो उसका जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं डिपोजिशन। वैसे ही हमने सॉलिड को गैस में चेंज करना है तो हम उस प्रोसेस को बोलेंगे सब्लिमेशन। और अगर हमने गैस को लिक्विड में चेंज करना है तो हम बोलेंगे कंडेंसेशन। और वैसे ही लिक्विड को अगर हमने सॉलिड में चेंज करना है तो हम बोलेंगे फ्रीजिंग। तो इस फ्लो चार्ट से कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि यह वह स्टेट मैटर की प्रोसेस से चेंज कर रहा है, तो आपको यह पता होना चाहिए। कई बार यह भी पूछ लिया जाता है कि जो हमारा ड्राई आइस होता है उसको बोला क्या जाता है, तो उसको बोला जाता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब हम समझेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो जो ये बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एक ऐसा टेम्परेचर होता है जो लिक्विड स्टेट को गैसी स्टेट में बदल देता है। अब ये कौन सा टेम्परेचर होता है, अब हम इसको समझेंगे। मान लो एक कंटेनर है, उस पर हमने पानी रख दिया और उसको एक टेम्परेचर तक इतना हीट कर दिया कि जो उसका पानी था उसको वेपर बना दिया। पर जो हमने क्या करा, जो कंटेनर था उसको हमने ढक्कन से बंद कर दिया, तो जो उसका वेपर बनेगा वो एक उस ढक्कन के ऊपरी परत पर बन जाएगा, मतलब वो उस वाष्प को बाहर नहीं जाने देगा। उसी को बोला जाता है वेपर प्रेशर। और वैसे ही क्या होता है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसका भी एक प्रेशर होता है, तो उसका भी एक टेम्परेचर होता है कि इतने प्रेशर पर वो चीज़ गैस में चेंज हो जाएगी। तो इन टेक्निकल वे में अगर हम बॉइलिंग पॉइंट को बोलेंगे तो यह क्या करता है, लिक्विड से गैस में चेंज करता है। कब करता है, जब इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा तब ये। तो जिस टेम्परेचर पे ये दोनों इक्वल होंगे तो उसी टेम्परेचर को बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। कई बार आपने सुना होगा कि जो हिल होती है, हिल का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो क्या होता है, कम एज़ कम्पेयर टू जो हमारे एनवायरनमेंट पे पर लिविंग रह रहे हैं। अगर हम हिल्स में लिक्विड को गैस में चेंज करें तो वहाँ क्या होगा, जो टेम्परेचर होगा वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर क्या है, कम है, तो जो इसका बॉइलिंग टेम्परेचर होगा वो भी कम हो जाएगा। और जो मान लो जो बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ हिल्स का है वो है टी डैश टेम्परेचर, और रूम का टेम्परेचर है टी टेम्परेचर। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि हिल का ज़्यादा होगा कि रूम वाले का ज़्यादा होगा, तो हम आंसर करेंगे जो हमारा हिल्स का एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो कम होगा। इस कारण से क्या होगा, जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हिल होगा वो कम रहेगा, मतलब टी डैश लेस देन टी टेम्परेचर। और फिर आता है मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जो हमारा सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में चेंज कर देता है, उसको बोला जाता है मेल्टिंग पॉइंट। और जो आइस होती है उसका मेल्टिंग पॉइंट आपको पता होना चाहिए, वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। और इसको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड भी कहा जाता है। तो इन दोनों पॉइंट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट से जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो अब हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट से कई बार पूछ लिया जाता है कि जो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है, तो वह होता है आपका 78 डिग्री सेल्सियस। ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। और जो आपका एसीटोन होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो उसका होता है 58 डिग्री सेल्सियस।
और मान लो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि जो आपका अल्कोहल है या फिर एसीटोन है वह हिल पे जाके सबसे पहले कौन वेपोराइज करेगा। पता होना चाहिए जो हिल में बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वह कम होता है, तो जिसका कम टेम्परेचर होगा वह जल्दी बॉयल करेगा। तो इसमें कौन जल्दी बॉयल करेगा, एसीटोन, जिसका टेम्परेचर है 58 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद जब वो 78 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंचेगा तब वो अल्कोहल को भी वेपराइज कर देगा। तो मेल्टिंग पॉइंट से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो हमारा नाइक्रोम है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, तो उसका होता है 1400 डिग्री सेल्सियस। और ये जो हमारा मटेरियल है ये हमारा रूम हीटर में यूज़ किया जाता है। और फिर पूछ लिया जाता है कि जो हमारा सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किस मटेरियल का होता है, तो वो होता है हमारा टंगस्टन का। टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 3422 3422 डिग्री सेल्सियस। और जो मरकरी होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 357 डिग्री सेल्सियस। और जो वैक्स होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो वैसे तो जो हमारा टेम्परेचर होता है उसको हम डिग्री सेल्सियस में यूज़ करते हैं, पर इन केमिस्ट्री हम केल्विन और फ़ारेनहाइट का यूज़ भी करते हैं। आपको भी यह कन्वर्जन पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करते हैं और फ़ारेनहाइट में चेंज करते हैं। तो सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए यह फॉर्मूला है K = C+273। जो आपका 270 वो एक्चुअल में 273.15 होता है, पर उसको अप्रॉक्स में हम 273 वैल्यू को ले लेते हैं। इसी से क्या होता है जो हमारे केल्विन की वैल्यू होती है वो निकल जाती है। और वैसे ही हमारा फ़ारेनहाइट का एक और फार्मूला होता है, तो वो फार्मूला होता है C/5 = F-32/9। इससे क्या होगा कि हम फ़ारेनहाइट में डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कई बार क्वेश्चन यह भी पूछ लिया जाता है कि जो हमारा डिग्री सेल्सियस में और जो फ़ारेनहाइट है उसमें ऐसा कौन सा टेम्परेचर होता है जो दोनों में सेम रहेगा। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे फ़ारेनहाइट वाला फार्मूला। तो वैसे हम C की जगह एक टेम्परेचर डालेंगे जो टेम्परेचर रहेगा T। तो T/5 = T-32/9। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी -40। टेम्परेचर पे यह क्या होगा, जो डिग्री सेल्सियस होगा वही इक्वल होगा फ़ारेनहाइट टेम्परेचर के। फिर कई बार यह पूछ लिया जाता है कि जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है वह कितना होता है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है वह 0 केल्विन होता है, मतलब कि -273.15 डिग्री सेल्सियस। और जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है वो होता है हमारा 25 डिग्री सेल्सियस। अगर उसको हम केल्विन में चेंज करेंगे तो वो होगा 298 केल्विन। और जो हमारा ह्यूमन बॉडी का जो मिनिमम टेम्परेचर होता है डिग्री सेल्सियस में वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर हम केल्विन में बोलते हैं तो हम बोलेंगे 310 केल्विन। अगर हम फ़ारेनहाइट में बोलेंगे तो 98 फ़ारेनहाइट। तो होप आपको यह मेरी वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।